EAC नेट NTA ई लर्निंग यूट्यूबर बुक अतीत माध्यमिक शिक्षा परिषद एजुकेशन जनरल पेपर। हमारे लिंक हैं फेसबुक, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। ये विषय सूची है यूनिट शिक्षण अभिक्षमता, पहली वीडियो में है। दूसरी यूनिट में अनुसंधान के विषय में हम अध्ययन करेंगे। आइए अनुसंधान में देखते हैं। अनुसंधान अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो अनुसंधान अर्थ और विशेषता और प्रकार, रिसर्च जिसे कहते हैं। मानव प्रगति में अनुसंधान का सर्वाधिक महत्व रहा है। मानव के समक्ष प्रकृति और समय निरंतर चुनौतियां प्रस्तुत करते रहे हैं। इन्हें दूर करने के लिए मानव तर्क और प्रयोग के द्वारा अनुसंधान पर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ। अनुसंधान का अर्थ कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, जिसे रिसर्च, अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। रीड एंड सर्च। अंग्रेजी में री का अर्थ होता है फिर से यानी बार बार, सर्च का अर्थ है खोजना। तो आइए हम देखते हैं। जेम्स ड्रेवन के अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान और सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध योजना ही अनुसंधान कहलाती है, जबकि रैडमैन व अन्य के अनुसार अनुसंधान एक नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयास है। टेवर्स के अनुसार शैक्षणिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में एक व्यवहार संबंधी ज्ञान के विकास की ओर अग्रसर होती है। रामेल जे फ्रांसीसी का मानना है कि अनुसंधान नवीन सूचनाओं या संबंधों की खोज हेतु सावधानी पूर्वक किया गया शोध व जांच पड़ताल है जो विद्यमान में अभिव्यक्त करती है तथा उसे सत्यापित करती है। वेबस्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के अनुसार, अनुसंधान केवल सत्य की खोज मात्र नहीं अपितु एक दीर्घकालीन सघन और सदृश्य संसाधन है। तो इस आधार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग तथा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन, उसका विकास, किसी अन्य नए तथ्य की खोज, ज्ञान कोश की वृद्धि की जाती है। अनुसंधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पिछले अनुच्छेदों में दी गई परिभाषाओं से हम भली भांति परिचित हुए और कई मूलभूत विशेषताएं प्राप्त होती हैं इनसे। आइए हम कुछ विशेषताएं देखते हैं इनकी। पहली विशेषता है, अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित और सुनियोजित होती है। इस प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास भी होता है। इस कार्य में गुणात्मक और परिणात्मक प्रत्ययों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष तक निकाले जाते हैं। शोध का आलेखन और शोध प्रबंध सावधानियां तैयार किया जाता है। प्रत्येक शोधकर्ता शोध कार्य की अपनी विधि व प्रविधियां होती हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती हैं। प्रत्येक शोध कार्य से निष्कर्ष निकालकर उनका सामान्यीकरण किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं तथा विचारों को महत्व दिया जाता है। अनुसंधान कार्य सैद्धांतिकी और व्यवहारिक दो प्रकार से हो सकते हैं। इस प्रक्रिया की कई चरणों में संपन्न की जाती है। संसाधन अनुसंधान के प्रकार, किसी भी समस्या के समाधान प्राप्त करने के दो पहलू होते हैं, पहला बौद्धिक और दूसरा व्यवहारिक। इसी के आधार पर समस्त अनुसंधानों दो वर्गों में विभाजित किया गया, जो मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। मूलभूत अनुसंधान क्या है? इनका मूल उद्देश्य नई रचनाओं का निर्माण करना तथा इस प्रकार के अनुसंधान निष्कर्ष से विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन होता है। इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण तथ्यों का एकत्रीकरण है। मूलभूत अनुसंधान हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है। यह व्यवहारिक अनुसंधान के लिए आधारभूत तथ्य की खोज तथा एक
एकत्रीकरण करता है। व्यवहारिक में देखा गया अनुसार इसके तहत प्रत्येक अनुसंधान आते हैं जिनके द्वारा किसी समस्या का विशेष समाधान आवश्यक हो। तथ्यों द्वारा अनुसंधान किसी भी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो वह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आता है। यद्यपि अनुसंधानों का इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तथापि मूलभूत अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधानों को आत्म करना एवं कठिन कार्य है। मूलभूत अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों की पुष्टि व्यवहारिक अनुसंधान से की जाती है। व्यवहारिक अनुसंधान इन नए सिद्धांतों और नियमों को बनाने में सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किए जाने वाले अनुसंधान कार्य को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। नंबर 1 प्रयोगशाला, नंबर 2 क्षेत्र प्रयोग, तीसरा क्षेत्र अध्ययन और चौथा सर्वेक्षण अनुसंधान। अनुसंधान के सोपान। अनुसंधान एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अनुसंधान प्रक्रिया को विशिष्ट ढंग से क्रमबद्ध किया जाता है। यह प्रक्रिया क्रियाओं के मिलने से पूरी होती है जो परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। अनुसंधान सामान्यतः 6 चरणों में होते हैं। समस्या का चयन करना, परिकल्पना का प्रतिपादन करना, शोध की रूपरेखा तैयार करना, आंकड़े डाटा का संकलन करना, प्रत्ययों का विश्लेषण करना, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष का प्रतिपादन। ये मुख्य 6 पहलू होते हैं अनुसंधान चरण में। आइए हम पहले चरण में देखें। अनुसंधान प्रक्रिया के पहले चरण की समस्या का चयन किया जाता है। समस्या की परिभाषा तथा सीमा को परिभाषित किया जाता है ताकि उसे व्यवहारिक रूप दिया जा सके। दूसरे चरण में इस समस्या के सभी संभावित संसाधनों के परिकलन की जाती है। इसके कथन दिए जाते हैं और इन्हें परिकल्पना कहते हैं। इन्हीं परिकल्पनाओं को समस्या का समाधान होता है। तो ये दूसरा चरण होता है जो शीर्षक कहलाता है। तीसरे चरण में परिकल्पनाओं की दृष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसमें शोध विधि और प्रविधियों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। चौथे चरण में परिकल्पना से संबंधित प्रत्ययों आंकड़ों का विभिन्न तरीकों से संकलन किया जाता है। पांचवें चरण में प्रत्ययों को सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकी प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है तथा आंकड़ों और तथ्यों के विश्लेषण के परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है और उनके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि उसके प्रत्ययों के विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या की जाती है। छठे चरण में प्रत्ययों के विश्लेषण और परिणामों के आधार पर निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है और बार बार निष्कर्ष की पुनरावृत्ति होने पर वे सामान्य नियम या सिद्धांत बन जाते हैं जो नए ज्ञान की वृद्धि करते हैं और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार और विकास लाया जाता है। सभी प्रकार के अनुसंधान कार्यों में इन सोपानों का अनुसरण किया जाता है। अनुसंधान की विधियां, मेथड ऑफ रिसर्च। प्रत्येक अनुसंधान एक विशेष प्रकृति की समस्या का वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। समस्या की प्रकृति के अनुसार अनुसंधान की विधियां निर्धारित की जाती है। अनुसंधान का अन्वेषण प्रारूप प्राथमिक दशाएं प्रदान करता है जब तक कि किसी भी अनुसंधान को समस्या की सुस्पष्ट व्याख्या न हो, इसके सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य और प्रयोगात्मक पक्षों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह अनुसंधान करने में समर्थ नहीं होगा। अन्वेषण अनुसंधान प्ररचना की निम्न पद्धतियां अपनाई जाती हैं। पहली पद्धति है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण और सीमांकन, अनुभविक व्यक्तियों से सर्वेक्षण और एकल विषय अध्ययन। अनुसंधान की विधियां वर्गीकरण विज्ञानों के अनेक प्रकार से किया गया। किसी ने विशेष क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया और किसी ने शिक्षा संबंधी, मनोविज्ञान संबंधी तथा इतिहास संबंधी अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया। किसी विद्वानों ने इसके आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर भी, तो किसी ने उसके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया। समान तौर पर अनुसंधान विधियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है: ऐतिहासिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, अंतरा अनुशासनात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। ये 5 चरणों में इनका विभेदन किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण में विभिन्न पद भूतकाल से संबंध में एक नई सूझ पैदा करता है, जिसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य दोनों से होते हुए क्रॉस करता है।
इसे ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य भी कहे जाते हैं, जिसमें निम्न 4 पॉइंटें आती हैं। पहला, भूत के आधार पर वर्तमान को समझना तथा भविष्य के लिए अवश्य सतर्क रहना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिक्षा, मनोविज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देना, भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तीव्रता और वर्तमान में सिद्धांतों और क्रियाओं को व्यवहार में है और उसके उद्भव और विकास की परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। जबकि ऐतिहासिक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण भी होते हैं: आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, उपरोक्त आधार पर तथ्यों का विश्लेषण और रिपोर्ट। ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जा सकता है: शिक्षा शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के सुझाव, प्रयोगशाला और संस्थानों द्वारा दिए गए व्यवहारिक कार्य, विभिन्न समय अवधि में विचारों के बदलाव और विकास की स्थिति, विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव और उसके स्रोत, पुस्तक सूची की तैयारी। वर्णनात्मक अनुसंधान देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसके अंतर्गत अस्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है। यह विशेष सरल और अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का होता है। यह क्या है को स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत समस्या समाधान हेतु उपयोगी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इसके लिए कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। यह अनुसंधान संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य पाए गए हैं: भविष्य के अनुसंधान में प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना तथा शैक्षणिक नियोजन में सहायता प्रदान करना, मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण भी पाए गए: अनुसंधान समस्या का कथन, यह निर्धारित करना कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान से उपयुक्त है या नहीं, उचित सर्वेक्षण विधि का चुनाव, सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, सर्वेक्षण की सफलताओं का निर्धारण, आंकड़ा प्राप्त करने का संकल्प, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, प्रतिवेदन तैयार करना। वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार 3 प्रकार के माने गए हैं: सर्वेक्षण अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। तो आइए हम देखते हैं गत्यात्मक अनुसंधान। यह ऐसी विधि है जिसमें हम किसी सूक्ष्म समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और यह विधि अर्थ और उपयोगिता की दृष्टि से व्यवहारिक है। इसमें अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। यह विधि एकल चर की धारणा पर आधारित होती है, विज्ञान में प्रयुक्त की जाती है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के विभिन्न चरण इस प्रकार निम्नवत हैं। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि में देखिए, समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, समस्या का चयन एवं परिभाषीकरण करना, परिकल्पना निर्माण, विशिष्ट पदावली और चरों की व्याख्या, प्रयोगात्मक योजना का निर्माण, प्रयोग करना, आंकड़ों का संकलन एवं सारणीयन, प्राप्त निष्कर्षों का मापन, निष्कर्ष का विश्लेषण और व्याख्या, निष्कर्ष का विधिवत प्रतिवेदन तैयार करना। क्रियात्मक अनुसंधान कोर के अनुसार यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें समस्याओं के सिद्धांत अध्ययन के साथ उसके व्यवहारिक अध्ययन पर न केवल बल दिया जाता बल्कि व्यवहारिक पक्ष अधिक हावी होता है। क्रियात्मक शोधकर्ता घटनाओं की वस्तुस्थिति को समझकर उनके तथ्यों का अध्ययन करके उन तथ्यों के आधार पर व्यवहारिक समस्याओं के लिए प्रयत्न करता है। क्रियात्मक शोध के चरण: समस्या का अभिज्ञान, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, योजना का क्रियान्वयन और तथ्य संकलन, सुझाव, साथ ही साथ कार्य के प्रति प्रस्ताव पर विचार विमर्श, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण और व्याख्या। शिक्षा क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न श्रेणी के बालकों के लिए अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम निर्धारण करना, बदलाव लाना, इस समय अनुरूप करने के लिए कार्य क्रियात्मक शोध द्वारा किया जाता है। यह शिक्षार्थियों के साथ शिक्षकों की समस्याओं को भी हल करता है। शैक्षणिक प्रगति के मूल्यांकन का कार्य भी इसी पद्धति के द्वारा किया जाता है। अंतरा अनुशासनात्मक अनुसंधान का अर्थ है कि प्रत्येक विषय को एक पूर्ण इकाई के रूप में अलग अलग न लेकर अनेक विषय
जिनका ही लक्ष्य है उन्हें एक समूह में रखा जाए जिससे छात्रों को अधिकतम लाभ हो और एक समन्वित ज्ञान का विकास हो। अनुसंधान में नैतिकता। अनुसंधान प्रक्रिया में गहन अध्ययन, विवेक और समझदारी की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, अतः इसमें परम आवश्यक होती है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक जल्दी नहीं करनी चाहिए तथा अपितु समस्या के समाधान में तथ्यों को व्यापक खोज करनी चाहिए, न कि जोड़ तोड़ को महत्व देना चाहिए। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि व प्रमाणों द्वारा की जानी चाहिए। अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए ताकि अनुसंधान उद्देश्य सही रूप से पूर्ण करे। पेपर, लेख और पाठ, संगोष्ठी, सम्मेलन और प्रारूप विचार समिति। देखें, महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षण के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपने पिछली वीडियो में देखा है, जिससे उच्च अधिगम प्रोत्साहन नहीं मिलता। उच्च स्तर पर छात्रों में आलोचना और संदर्भ अनुभूति, दूसरों के विचारों के लिए सम्मान की भावना, अपने विचारों की प्रस्तुतिकरण, प्रश्न पूछने की क्षमता आदि का विकास होना चाहिए। इस प्रकरण के संबंध में अपनी दृष्टिकोण तथा अनुभवों को प्रस्तुत करने की क्षमता, योग्यता का विकास दिया जाना चाहिए। इन्हीं क्षमताओं और योग्यताओं के विकास के लिए विशिष्ट अनुदेशन प्रविधियों का उल्लेख इस भाग में किया जाएगा। शोध पत्र क्या? रिसर्च ऑफ पेपर। इस उत्तम प्रकार का शोध प्रपत्र आलोचनात्मक, सृजनात्मक तथा चिंतन स्तर का कार्य है। इसमें एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनाकर समुचित क्रम में कार्य किया जाता है ताकि अनुसंधान की शक्ति और समय का न्यूनतम अपव्यय हो। शोध पत्र के लेखक प्राथमिक और गौण स्रोतों की सहायता से अपने कार्य को पूरा करते हैं। शोध प्रपत्र लेखन से क्रम में तथ्य और विचारों के अंतर को ध्यान में रखना होता है। तथ्य को हम सत्य की तरफ स्वीकार लेते हैं और इन्हें सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शोध प्रपत्र में अनेक विचारधाराओं तथा निरीक्षणों के प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी प्रकार की आशंका होने पर पुष्टि की जाती है। शोधकर्ताओं को तथ्यों और विचारों मिश्रण नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से प्रपत्र का स्तर गिर जाता है। शोध प्रपत्र का प्रारूप। शोध प्रपत्र लेखन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है। शोध प्रपत्र के अवलोकन एवं अनुभवों के आधार पर एक व्यापार रूपरेखा विकसित की जाती है तथा प्रारूप प्रपत्र लिखने में एक दिशा व प्रवाह के लिए उपयोग होती है। प्रपत्र तैयार के पूर्व प्रमुख बिंदुओं की एक सूची तैयार करनी चाहिए और उन बिंदुओं का स्तर तथा क्रम निर्धारित कर लेना चाहिए। शोध प्रपत्र में 3 प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित किया गया: प्रस्तावना, शोध के प्रमुख निष्कर्ष और विषय वस्तु मुख्य अंग। ये 3 जो है होते हैं। कुछ शोध प्रपत्रों को एक उदाहरण से प्रारंभ करते हैं जो शोध में प्रक्षोभ के रूप में संबंधित होते हैं। इन पाठकों से में उत्सुक आकर्षण पैदा करता है। वैज्ञानिक शोध का प्रारंभ एक सूक्ष्म समीक्षा से किया जाता है। अनुसंधान अभिक्षमता। प्रस्तावना में शोध समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। शोध का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है और उसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख भी किया जाता है। विषय वस्तु का मुख्य अंग शोध प्रबंध से लिया जाता है। प्रपत्र में शोध प्रक्रियाओं का संश्लेषण भी किया जाता है जिससे कि पाठक निष्कर्ष की ओर अग्रसर होता है। प्रपत्र का रूप रचनात्मक आलोचनाओं होना चाहिए। प्रपत्र के इस अंग का मुख्य लक्ष्य होता है कि जो कुछ शोध में किया गया उसे प्रस्तुत करना। शोधकर्ता को अपने विचार की संतुष्टि संदर्भों, प्रत्ययों एवं सांख्यिकी के आधार पर करनी चाहिए। कैलकुलेशन निष्कर्ष जिसे कहते हैं। शोधकर्ताओं को अपने निष्कर्षों को कथन रूप में प्रस्तुत करना होता है। निष्कर्षों के पक्ष व विपक्ष में तर्क भी देना चाहिए। यदि निष्कर्षों की उपयोगिता किसी क्षेत्र में हो सकती है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। शोध प्रपत्र के अंत में संदर्भ सूची आवश्यक होनी चाहिए जिससे शोधकर्ता की वैधता बढ़ती है। तो शोध करते समय ये सारे स्टेप जो है होनी चाहिए
और उनके एक प्रपत्र जारी करना चाहिए। शोध कार्य यदि पूरा होता है तो शोध प्रपत्र लिखने और प्रकाशन में निम्न लाभ होते हैं। पॉइंट 1, शोधकर्ता को शोध सर्वेक्षण और समीक्षा में सुगमता मिलती है। शोधकर्ताओं को नवीन ज्ञान और शोधकर्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। अन्य शोधकर्ता सम्मान का भी पुनरावृत्ति से बच जाते हैं। उस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुझाव तथा टिप्पणी का अवसर मिलता है। शोध प्रबंधन का मूल्यांकन। देखें, शोधकर्ता चाहे किसी भी स्तर का हो, उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाता है। शोधकर्ता के लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस मूल्यांकन में विभिन्न प्रकार के सुझाव आलोचना भी होती है। शोध प्रबंध की भाषा प्रस्तुतिकरण का रूप वैज्ञानिक होना चाहिए। लेखन में प्रवाह और एक क्रम में होना चाहिए। व्याकरण की शुद्धता संबंधित त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। वर्तनी संबंधी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। शोध प्रबंध में प्रकरण, शोध समस्या, शोध संबंधित साहित्य, शोध विधि, आंकड़ों का विश्लेषण आदि का विशेष ध्यान देना चाहिए। लेख। एक अच्छा लेख संक्षिप्त, सरगर्भित और चिंतन स्तर का होता है, जिसमें किसी विषय विशेष के संबंध में क्रमिक रूप से लेखन किया जाता है। सामान्यतः लेख लिखने के लिए गौण स्रोतों की सहायता ली जाती है। लेखक अपनी विशेषताओं के अनुरूप विषय का चुनाव करता है तथा किसी घटना के संदर्भ में अपने विषयों को संदर्भित करता है। अपनी विशिष्ट शैली का प्रयोग अपने विषय के किसी मुद्दे के संदर्भ में करता है। अपने विचारों को स्पष्ट करने ऊर्ध्वाधर विचारों और सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग करता है। शिक्षा क्रिया प्रक्रियाएं के दो पक्ष माने जाते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। उच्च ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के विकास के लिए विचार गोष्ठी तथा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यशाला का प्रयोग क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है, जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान और अनुभव आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला। आइए हम इसका अर्थ प्रत्येक विषय को पूर्ण इकाई के रूप में अलग अलग न लेकर अनेक विषयों जिनका ही लक्ष्य है उन्हें एक समूह में रखा जाए, जिससे सिद्धांतों का अधिकतम लाभ हो और एक समन्वित ज्ञान का विकास हो। अनुसंधान में नैतिकता। अनुसंधान प्रक्रिया में गहन अध्ययन, विवेक और साझेदारी की आवश्यकता होती है। यह एक लंबी प्रक्रिया है, अतः इसमें की परम आवश्यकता होती। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अनावश्यक जल्दी नहीं करनी चाहिए। अपितु समस्या के तथ्यों को व्यापक खोज करनी चाहिए, न कि जोड़ तोड़ को महत्व देना चाहिए। अनुसंधान के निष्कर्षों की पुष्टि प्रमाण द्वारा की जानी चाहिए। अविवेकपूर्ण और गलत तरीके से इस कार्य को संपादित नहीं करना चाहिए, ताकि अनुसंधान उद्देश्य सही रूप से पूरे हो सके। पेपर लेख, पाठ कार्यालय, संगोष्ठी, सम्मेलन और प्रारूप विचार समितियां। आइए इन समितियों के विषय में देखते हैं। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षण के व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उच्च अधिगम प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उच्च छात्रों के आलोचना और सौंदर्य अनुभूति, दूसरों के विचारों के लिए संभावना की भावना, अपने तथा अनुभवों को प्रस्तुत करने की क्षमता, योग्यता का विकास किया जाना चाहिए। इन्हीं क्षमताओं और योग्यताओं के विकास में के लिए विशिष्ट अनुदेशन प्रविधियों का उल्लेख इस भाग में किया गया है। शोध पत्र। यह एक उत्तम प्रकार का शोध पत्र जो आलोचनात्मक, सृजनात्मक और चिंतन स्तर का कार्य है। इसमें एक विशिष्ट प्रक्रियाएं अपनाकर समुचित रूप में कार्य किया जाता है, ताकि अनुसंधान की शक्ति और उसका न्यूनतम अपव्यय हो सके। शोध पत्र लेखक प्राथमिक गौण स्रोतों की सहायता से अपना कार्य पूरा करते हैं। शोध प्रपत्र लेखन के क्रम में तथ्य और विचारों के अंतर को ध्यान में रखना होता है। तथ्य को हम सत्य की तरह स्वीकार करते हैं तथा इन्हें सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। शोध प्रपत्र में अनेक विचारों और निरीक्षण
प्रस्तुत किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की आशंका होने की जा सकती है और शोधकर्ता को तथ्यों और विचारों का मिश्रण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से प्रपत्र स्तर गिर जाता है। शोध प्रपत्र लेखन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। शोध प्रपत्र के अवलोकन और अनुभव के आधार पर एक व्यापारिक रूपरेखा विकसित की जाती है और यह प्रारूप प्रपत्र लिखने में एक दिशा का प्रवाह में उपयोगी होता है। पूर्व प्रमुख बिंदुओं की एक सूची तैयार करनी चाहिए और उन बिंदुओं का स्तर क्रम निर्धारण कर लेना चाहिए ताकि शोध प्रपत्र में 3 प्रमुख बिंदु होते हैं: प्रस्तावना, शोध की प्रमुख लक्षण और विषय वस्तु प्रमुख अंग। अनुसंधान प्रस्तावना में शोध समस्या स्पष्ट परिभाषा दी जाती है। शोध का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत किया जाता है, उसके महत्व का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है। कल्पलेशन शोध को अपने निष्कर्षों को कथन रूप में प्रस्तुत करना होता है। निष्कर्षों के पक्ष एवं विपक्ष तर्क देना चाहिए। यदि निष्कर्षों की उपयोगिता किसी क्षेत्र में हो सकती है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। शोध प्रपत्र के अंत में संदर्भ सूची आवश्यक होनी चाहिए जिससे शोधकर्ता की बाध्यता बढ़ती है। शोध प्रपत्र लेखन और प्रकाशन से निम्न लाभ होते हैं। शोधकर्ता को शोध सर्वेक्षण और समीक्षा में सुगमता होती है। शोधकर्ता को नवीन ज्ञान और शोधकर्ताओं के संदर्भ में जानकारी होती है। अन्य शोधकर्ता सम्मान कार्य की पुनरावृत्ति से बच जाता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुझाव और तथा टिप्पणी का अवसर मिलता है। शोध का मूल्यांकन शोध कार्य चाहे किसी भी स्तर का हो, उसका मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। शोधकर्ता के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण उपयोगी प्रक्रिया है जो मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार के सुझाव और आलोचनाएं होती हैं। शोध प्रबंध की भाषा प्रस्तुतिकरण का रूप वैज्ञानिक होना चाहिए। लेखन में प्रवाह तथा क्रम होना चाहिए। व्याकरण की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, त्रुटियुक्त नहीं होनी चाहिए। शोध प्रबंध लेखन में प्रकरण, शोध समस्या संबंधी शोध साहित्य, शोध विधियां, आंकड़ों का विश्लेषण आदि का ध्यान रखना चाहिए। लेख एक ऐसा संक्षिप्त, सगर्भित और चिंतन का स्तर है जिसमें किसी भी विशेष समस्या के विशेष के संबंध में क्रमिक रूप लेखन किया जाता है। समान लेख लिखने की गौण स्रोतों की सहायता ली जाती है। लेखक अपनी विशेषज्ञता के अनुसार विषय का चुनाव करता है। किसी घटना के संदर्भ में अपने विषय को संदर्भित करता है। अपनी विशिष्ट शैली का प्रयोग अपने विषय के किसी मुद्दे के संदर्भ में करता है तथा अपने विचार को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों और विचारों और सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग करता है। कार्यशाला शिक्षा प्रक्रिया के 2 पक्ष माने जाते हैं: सैद्धांतिक और व्यवहारिकी। उच्च ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष में विकसित के लिए विचार गोष्ठी तथा सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कार्यालय का प्रयोग क्रियात्मक पक्ष के विकास के लिए किया जाता है। कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है जिससे समूह के सदस्य अपने ज्ञान और अनुरोध आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। कार्यशाला स्रोत अन्य इंजीनियरिंग में लिया गया जिसमें व्यक्ति की कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है जिनकी उद्देश्य निम्न है: विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान, किसी विषय की परिस्थितियों से सामाजिक और दार्शनिक पक्ष की विशेषताएं, समस्या के उद्देश्य और विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण, किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण और उनके व्यवहारिक पक्ष के महत्व को समझना, विशिष्ट व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, व्यक्तिगत रूप से भाग लेने तथा कार्य करने की क्षमता का विकास करना, विषय की प्रभावशाली प्रविधियां, विधियों का निर्धारण एवं नए उपागमों का प्रशिक्षण देना। कार्यशाला का स्वरूप कार्यशाला 3 से 10 दिन के कार्यकाल होता है। इनमें 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में प्रकरण से संबंधित प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण होता है। द्वितीय में 3 दिन के 1 सप्ताह तक चलती है और समस्त परीक्षार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक परीक्षार्थी अपने अपने मदों को पूरा करके एक साथ स्वतंत्र रूप से एकत्रित करते हैं और एक साथ मिलकर के इस कार्य को आख्या प्रस्तुत करके रिपोर्ट देते हैं। तृतीय अवस्थाएं में अनौपचारिक अवस्थाएं होती है। प्रशिक्षार्थी अपने कार्य में जाकर कार्यप्रणाली में सुधार करता है तथा
उसे अनुकरण अवस्था भी कहते हैं। कार्यशाला अनुदेशन और परिस्थितियों में उत्पन्न एक प्रभावशाली प्रविधियां हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, अध्ययन के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अध्ययन के नवीन उपागमों के सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्षों का बोध होता है। व्यवसायिक क्षमता का विकास होता है। कौशल शिक्षण का विकास होता है। सामूहिक में कार्य करना, सहयोग करने की भावना होती है। व्यवसायिक समस्याओं के गहन अध्ययन का अवसर होता है। समस्या के समाधान, व्यवसायिक कौशलों के विकास में सुझाव का निर्देशन होता है। नवीन प्रत्यय और उपागमों के अवगत कराया जाता है ताकि प्रभावशीलता का मूल्यांकन हो सके। विचार गोष्ठी अनुदेशन की ऐसी विधि है जिसमें चिंतन के अधिगम में अंतर प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। इस विधि को विभिन्न स्तरों पर अनुदेशन परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह अधिगम समिति और अनौपचारिक होती है, जबकि सम्मेलन आर्थिक, विशिष्ट, विस्तृत एवं औपचारिक प्रक्रिया का होता है। विचार गोष्ठी की परिचर्चा समिति समय में अधिक विषय पर होती है। विचार गोष्ठी प्रजातांत्रिक समाज में सेमिनार जिसे कहते हैं, सेमिनार अधिक उपयोगी है। इसके संज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती। इनके मुख्य उद्देश्य रहे हैं विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना, विश्लेषण तथा मूल्यांकन की योग्यताओं का विकास करना, निरीक्षण अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास करना, अन्य व्यक्तियों की विरोध, विचार और दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास करना, विचार की स्वच्छता और दूसरों के सहयोग भावनाओं का विकास करना, भावात्मक स्थिरता का विकास करना। सेमिनार से अपनी दृष्टिगत रखने का स्पष्टीकरण करने और मांगने के व्यवहार का विकास होता है। विचार गोष्ठी में अत्यंत 4 भूमिकाएं निभानी होती है: अनुदेशक और व्यवस्थापक, वक्तागण, अध्यक्ष और भागीदारी। विचार गोष्ठी प्रक्रिया में सबसे पहले विचार गोष्ठी के लिए प्रकरण का चयन किया जाता है। फिर जो व्यक्ति इस प्रकरण का प्रपत्र तैयार करता है उसको वक्ता भी कहते हैं। विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों के आमंत्रित किए जाते हैं। अक्सर सेमिनार की व्यवस्था एक कक्षा और एक विभाग में होती है। विद्यालय, महाविद्यालय में 100 संस्थानों में स्तर में की जाती है। विचार गोष्ठी का विषय पूर्व नियोजित वक्ता अपने प्रपत्र की प्रतिलिपियां तैयार कर सेमिनार में प्रस्तुत करता है और सेमिनार में भागीदारी में से एक अध्यक्ष का सेमिनार के साथ संचालन होता है और सेमिनार संचालन का अध्यक्ष उत्तरदायित्व होता है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। विचार गोष्ठी के प्रकार: लघु विचार गोष्ठी किसी प्रकरण या कक्षा स्तर पर सेमिनार छोटा होता है। मुख्य विचार गोष्ठी किसी विभाग या संस्था द्वारा मुख्य सूचनाएं होती हैं। राष्ट्रीय किसी राष्ट्र के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व के राष्ट्र पर। विचार गोष्ठी की उपयोगिता: शिक्षा के तुलनात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। प्रस्तुतिकरण और तर्क करने की क्षमता विकास होती है। उत्तम प्रकार की अधिगम आदतों का विकास होता है। स्वतंत्र अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। वाद विवाद में भाग लेने और बोलने के कौशल का विकास होता है। आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। शिक्षार्थियों में सामाजिक और भावात्मक गुणों का विकास होता है। सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन व्यक्ति की एक ऐसी सभा होती है जिसमें एक निश्चित चिंतन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। शिक्षा के ज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जिनकी निम्न विशेषताएं। सम्मेलन का आयोजन 3 स्तर में होता है। क्षेत्रीय सम्मेलन जो एक निश्चित क्षेत्र में होता है, क्षेत्रीय समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्र, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक विषय पर होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मानवीय समस्या, वैज्ञानिक आविष्कार, नए उपागम संबंधी समस्या पर चिंतन और विवेचना की जाती है। सम्मेलन द्वारा उद्देश्य मुख्यतः समूह में व्यक्तियों के ज्ञान, अनुभव, विचार, भावना, राय के आधार पर एक समान उद्देश्य लिया जाता है और सलाह मशवरा करके परिचर्चा किया जाता है। सम्मेलन की प्रक्रियाएं: प्रारंभ में निम्न चरणों में व्यक्त किया गया है। प्रारंभ में सभाध्यक्ष सभा के विषय, सदस्य, उद्देश्य आदि के बारे में बताया जाता है तथा सम्मेलन की पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट करता है। परिचर्चा: प्रथम प्रश्न पूरे समूह के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जब समूह के सदस्य उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो परिचर्चा की कार्रवाई शुरू हो जाती है। कोई भी सदस्य उसका उत्तर दे सकता है। यदि परिचर्चा समाप्त होती है तो सभाध्यक्ष इस प्रस्तुत
कर सदस्यों को अधिक विचार विमर्श के लिए प्रेरित करता है। समापन सम्मेलन के साथ साथ सभाध्यक्ष कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षिप्तीकरण कर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। सम्मेलन के बाद निष्कर्ष की प्राप्ति संभागीय सभाध्यक्ष द्वारा दी जाती है। परिसंवाद। सिंपोजी शब्द का उपयोग प्लेटो ने एक सुंदर आदान प्रदान के लिए किया था, जिसमें ईश्वर के प्रति विचार प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा समूह है जिसमें श्रोता को उत्तम प्रकार के विचारों के अवगत कराया है तथा श्रोता प्रकरण संबंधी सामान्य तैयार में अपने मंजे हुए विचारों को समृद्ध कर एक नीति, मूल्य और बोधगम्यता के संबंध में निर्णय लेता है। परिसंवाद मौलिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। परिसंवाद की प्रक्रिया का लक्ष्य किसी समस्या के पक्षों को समझना होता है तथा वक्ताओं और श्रोताओं के विचार गोष्ठी की बात प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं होती। पहले प्रकार में ग्रुप को कोऑर्डिनेटर तथा समूह समन्वय द्वारा एक विषय दिया जाता है। शिक्षार्थियों से निर्धारित अवधि तक परिचर्चा करने को कहा जाता है। कभी कभी कक्षा को एक केस स्टडी की स्थिति छपी हुई दी जाती है और अभ्यर्थी को 3-4 मिनट का समय पढ़ने को दिया जाता है और समझने के लिए दिया जाता है। इसे केस स्टडी एकल विषय भी कहा जाता है। आकलन। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का आकलन परिसंवाद के संबंध द्वारा किया जाता है। तत्कालीन समस्या के विभिन्न पक्षों की जानकारी, उन्हें पहचानना, किसी प्रकरण के संबंधी पहलुओं को पहचानना और बोधगम्य करना तथा प्रकरण समस्या संबंधी निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, छात्र और भागीदारी व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना। परिसंवाद का उपयोग और क्षेत्र। परिसंवाद का क्षेत्र उच्च शिक्षा के शिक्षण अनुदेशन के लिए किया जाता है, जो परीक्षा में वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग हो। शिक्षा में सत्र प्रणाली और वार्षिक प्रणाली का प्रयोग किया जाए। छात्र में अनुदेशनहीनता के कारण हो। शोध कार्यों में गुणात्मक विकास हो। छात्र शिक्षण में अध्यापक की उदारता हो। शोध प्रबंधन लेखन, उनकी उपयोगिता और प्रारूप। शोध प्रबंधन लेखन प्रस्तुतिकरण प्रकाशन की प्रक्रिया में कार्य की प्रवृत्ति और प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य में अनुकूल विभिन्न नामों शोध प्रबंधन, शोध निबंधन, विवरण लेख आदि के नाम से पुकारा जाता है। इसमें 2 विधियां होती। प्रथम विधि में समस्त सामग्री को परीक्षण समिति से सन्मुख प्रस्तुत करना होता है। दूसरी विधि में उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है, जो संपादकीय बोर्ड के सामने प्रकाशन के उद्देश्य को प्रस्तुत करता है। प्राथमिक में मुख्य पृष्ठ है, प्रकथन है, तालिका है, निष्कर्ष और सारांश होता है। शोध प्रबंधन का पाठन योग्य प्रमुख भाग। भूमिका। अध्ययन का मुख्य विवरण अध्यायों के अनुसार, संबंधित उपयुक्त साहित्य का पुनर्लोकन, समस्या और कार्यप्रणाली, परिणामों का प्रस्तुतिकरण, पत्तियों का विश्लेषण, अर्थापन और व्याख्या, परिणाम और सुझाव, सारांश। संदर्भ में ग्रंथ और विशिष्ट। संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट सूचकांक, ये 3 भाग होते हैं। शोध प्रबंधन की विशेषता। शोध प्रबंधन एक ऐसा स्वरूप है जिसमें समस्याओं से सैद्धांतिक अध्ययन पर ही जोर नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें व्यवहारिक अध्ययनों पर भी बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं के साथ साथ उद्योगों से भी किया जाना चाहिए। शोध प्रबंधन में घटनाओं को वस्तु स्थिति को समझकर उनके उद्देश्यों का अध्ययन करके उन तथ्यों के आधार पर व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शोध संबंध में अनुसंधान सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष हावी होता है। चूंकि शोध प्रबंधन में व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जाता है तथा शोधकर्ता की वास्तविक रुचि और प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। शोध प्रबंधन लेखन। शोधकर्ता को लेखने और विवरण के प्रस्तुतिकरण की शैली तथा कला का ज्ञान होना चाहिए। शैली के केवल निरंतर तथा अभ्यास तथा अध्ययन द्वारा ही विकसित हो जाती है। भाषा के प्रकरण विद्वानों तथा अनुभवी लेखकों द्वारा किया जाता है। शोध प्रबंधन लिखने का प्रारूप। शोधकर्ता का नाम होना चाहिए, संस्थान होना चाहिए, प्रस्तावित शोध कार्य का महत्व, प्रस्तावित शोध कार्य का अध्यायों की संख्या, प्रस्तावित शोध कार्य उपलब्ध सुविधा, शोध कार्य का शीर्षक, प्रस्तावित शोध के मुख्य उद्देश्य, प्रस्तावित शोध विषय के साहित्य का सर्वेक्षण, प्रस्तावित शोध कार्य का संभावित अवधि, संदर्भ ग्रंथ सूची। शोध के सृजनात्मक रूप में लिखना चाहिए जिससे विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और सरल हो। शोध लेखन में
शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों का क्षेत्र बहुत कम रहता है, अतः शोध लिखने के निम्न बातों का ध्यान होना चाहिए। शोध प्रबंध के लिखने में अधिक से अंत तक सभी क्रियाओं को एक ही प्रवाह के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। शोध प्रबंध की भाषा तथा प्रस्तुतिकरण का प्रारूप वैज्ञानिक होना चाहिए। प्रबंधन लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कई प्रकार संशोधन की आवश्यकता हो जाती है। शोध प्रबंधन लेखन के समय टंकण में लेखन तकनीकी का प्रयोग समुचित ढंग से करना चाहिए। शोध प्रबंधन का टंकण 11x9 के आकार के ब्रांड कागज पर होना चाहिए। संपूर्ण टंकण एक ही मशीन पर किया जाना चाहिए, ये नहीं कि अन्य मशीनों पर किया जाए। इस तरह से शोध प्रबंधन अनुसंधान खत्म होता है हमारा। अब यूनिट जो है अगली चालू होगी, तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे अगली यूनिट लेकर, जिसका होगा अगली वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट कीजिए।